नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का। आप दिख रहे हैं स्पोर्ट्स लाइव और एबीपी लाइव। मैं हूं आपके साथ सचिन वैद। एक खास मेहमान इस समय हमारे साथ मौजूद है। 62nd इंटर स्टेट चैंपियनशिप जो है उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुई है। हमारे साथ तेजस्विन शंकर है। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। सबसे पहले मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, गोल्ड मेडल आ गया डीकैथलॉन के अंदर। कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं, मैं एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तैसे ही देखता हूँ मैं इसे, और नेशनल चैम्पियनशिप में मेडल लेना, और वो भी एक दूसरे इवेंट में जो मेरे लिए एक नया इवेंट एक तरीके से देखा जाए तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई स्कोर भी है, ये क्वालिफाई करने लायक स्कोर है, तो उसके हिसाब से बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो एक बहुत बड़ा पड़ाव है। हम सपना देखते हैं एशियन गेम्स से मेडल लेने का, लेकिन शुरुआत कहीं से होती है, वो है नेशनल में क्वालिफाई करके। तो वो एक पड़ाव जब हो गया, एक चेक मार्क लग गया, तो अब हम अपनी तैयारी को और ज़्यादा डबल कर सकते हैं कि कैसे वहाँ पे अच्छा किया जाए, अच्छा प्रदर्शन लाया जाए। तो उसी पे अब अगला फोकस रहेगा। मेरी आखिरी बार आपसे पिछले साल कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान बात हुई थी। आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और उसके बाद अब एशियन गेम्स के लिए क्वालिफिकेशन हो गया है। इस खास पल पे मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरीके से देखते हैं आप इस पिछले 2 दिन को, क्योंकि डीकैथलॉन में कई सारी गेम्स 10 गेम्स ऑलमोस्ट होती है और लॉन्ग जंप में तो आपने रिकॉर्ड बना ही रखा है। कैसे रहा? क्योंकि डीकैथलॉन की अगर मैं बात करूँ तेजस्विन, क्योंकि आप शुरू में इतना इंटरेस्ट कोई खास था नहीं, आपको लग रहा था कि थोड़े टाइम बाद आप इस पर फोकस करना चाहेंगे, लेकिन अब पूरी तरह से फोकस है, हाई जंप पे रिकॉर्ड है। इसको कैसे देखते हैं आप? मतलब सर, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स की आपने बात की, तो कॉमनवेल्थ गेम्स में हाई जंप में मेडल लेने के बाद मैंने इंटरव्यूज़ में ये भी बोला था कि मेरा अगला फोकस रहेगा एशियन चैम्पियंस और एशियन गेम्स में डेकाथलॉन में कंप्लीट करने का। तो बहुत सारे ये उठे थे कि भाई डेकाथलॉन क्यों कर रहे हो, अभी तो तुमने मेडल लिया है हाई जंप में, ऐसे वैसे। तो एक पर्सनली मुझे लगा कि इस इवेंट में मैं और ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, अपने आप को और एक्सप्रेस कर सकता हूँ, और बेहतर पोटेंशियल है आगे जाके फ्यूचर में। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मुझे ऐसा लगा कि वो स्विच करने का ईयर ये बहुत अच्छा होगा, और एशियन लेवल पे अच्छी मैं परफॉर्मेंस दे सकता हूँ। क्योंकि हम सीधा ओलंपिक की बात करें तो सपना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। जैसे मैंने बोला, एशियन गेम्स में जाने के लिए नेशनल में आपने क्वालिफाई करना पड़ता है, तो वैसे ही ओलंपिक में जाने के लिए पहले आपने एशिया में अच्छा करना पड़ेगा। तो उसको सोचते हुए आई थिंक ट्रांजिशन वाइज ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए डेकाथलॉन में, जब डेकाथलॉन की बात होती है तो। और दूसरा सवाल का जवाब यही है कि जैसे आपने बोला कि हाई जंप मेरा बहुत मेन इवेंट है और मेरा नेशनल रिकॉर्ड है हाई जंप में, तो हाई जंप मेरा स्ट्रॉन्ग इवेंट है। और आपने ये भी बोला कि 10 इवेंट होते हैं डेकाथलॉन में, तो हर एथलीट, जो भी डेकाथलीट होता है, उसके कुछ स्ट्रेंथ्स होते हैं, कुछ वीकनेसेस होते हैं। तो उसमें हाई जंप क्योंकि मेरा स्ट्रेंथ है, मुझे हाई जंप को कंटिन्यू करना ही पड़ेगा, अच्छे लेवल में जंप करना ही पड़ेगा, वरना मेरे पॉइंट्स आएंगे नहीं। क्योंकि एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट कि टोटल स्कोर आपका क्या होता है। आपने एक इवेंट अच्छा किया, खराब किया, उससे नहीं, लेकिन टोटल स्कोर अच्छा आना चाहिए। तो उसको सोचते हुए हाई जंप में मुझे करना ही पड़ेगा अच्छा, ताकि मैं अपने टोटल स्कोर को बढ़ा सकूँ। तेजस्विन, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्वालिफिकेशन हो चुका है, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप खुद के अपने परफॉर्मेंसेस को कैसे देखते हैं इसके अंदर? तो फ्रॉम अ परफॉर्मेंस स्टैंड पॉइंट आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये देखना कि कहाँ पे आप compete कर रहे हो, और हर डेकाथलॉन की एक अलग कहानी होती है। तो आप कोई भी ये पैरेलल ड्रॉ कर सकता है कि इन्हें अपने पर्सनल बेस्ट से इतना पीछे रहे, या ये किया वो किया, लेकिन वेदर और इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि मैं इससे ज़्यादा सेटिस्फाइड अपने किसी परफॉर्मेंस से नहीं रहा। क्योंकि शुरुआत जैसी मेरी हुई, और यूज टू नहीं था मैं इस वेदर से, शुरुआत जैसी मेरी हुई थोड़ी सी, यूजुअली जो मेरे को स्टार्ट मिलता है, पुश मिलता है, उससे मैं काफ़ी पीछे था। लेकिन सेकेंड डे में बैक ऑफ द डेकाथलॉन में मैंने थोड़ा सा कैचअप अच्छा किया, और उसके बाद मैं क्वालिफाई किया। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ अपनी परफॉर्मेंस से, और मुझे दिख रहा है कि अगर इस कंडीशंस में, इस एनवायरनमेंट में यदि मैं ये स्कोर कर सकता हूँ, तो मेरे पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा हाई है और एंडलेस अपॉर्चुनिटी है। तो ये एक तरीके से बहुत बड़ा एक मोटिवेटिंग फील रहेगा मेरे लिए गोइंग इनटू एशियन गेम्स कि अगर मैं इस वेदर में ऐसा कर सकता हूँ, मेरे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए एशियन गेम्स में इससे कम स्कोर करने का, ये मेरा मिनिमम बेंचमार्क होना चाहिए। तो ऐसा है। इस स्टेडियम में आकर आपको कैसा लगा? क्योंकि कंडीशंस बहुत ज़्यादा टफ थी अगर हम एथलीट्स के नज़र से देखें, क्योंकि वेदर जिस तरीके से है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। तो हमने देखा आप ही नहीं, बाकी सब भी जितने भी एथलीट से स्ट्रगल कर रहे थे, कितना मुश्किल था आपके लिए? नहीं, आपने बिल्कुल सही बोला, बहुत ही ज़्यादा, स्पेशली मॉर्निंग सेशन में बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी हाई थी, और टेम्परेचर भी बहुत हाई था। तो आप यदि फ़ोन में देखते हैं तो उसमें दिखाता है 40 डिग्रीज, लेकिन थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे दिखाएगा फील्स लाइक 50 डिग्रीज। तो वो ह्यूमिडिटी से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, और इफेक्ट बहुत करता है। जब आप घर से बाहर चलते हो तो इतना ही आपको पसीना है, सोचिए जब कोई भाग रहा है, दौड़ रहा है, और अपने पूरी कैपेसिटी में परफॉर्म कर रहा है, तो उसकी कितनी हालत ख़राब होगी। तो वेदर तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता ही है, बट आई थिंक रियल टेस्ट ये होता है कि आप उसको कैसे, एडवर्सिटीज़ को, चैलेंज को आप कैसे वो करते हैं, और एंड ऑफ द डे आप कैसे उसको मैनेज करके आप सक्सेसफुल होते हैं। तो आई थिंक वो जो था इस बार क्लिक किया। मैं ये नहीं बोलता कि हर बार वो क्लिक होता है, कभी होता है कभी नहीं होता, लेकिन इस बार अच्छे से वो क्लिक हो गया, एंड देन एंड ऑफ द डे मैं जो स्कोर कर पाया। तो मैं उस परफॉर्मेंस स्टैंड पॉइंट से काफ़ी जिसमें एक एथलीट की लाइफ में उनकी खुद की मेहनत तो होती है, लेकिन फैमिली सपोर्ट और कोच का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, फिजियो का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। उनको कैसे आप देखते हैं?
नहीं बिल्कुल, और खासकर डेकैथलॉन जैसे इवेंट में जब आप 10 इवेंट कर रहे हो और आपका एक जैवलिन है, डिस्कस है, पोल लेके चल रहे हो, आपको हर आधे घंटे में पानी चाहिए, धूप में कर रहे हो, तो आप अकेले ये सब नहीं कर सकते। आपके साथ एक पूरा एक ट्रूप चलता है, पूरा जैसे पूरा एक क्या कहते हैं, पूरा पूरा एक चलता है आपके साथ। तो जैसे मेरे टीम में थे, मेरी बहन थी और मेरे फैमिली मेम्बर्स थे और कोचेस थे, उसके साथ JSW IIS जिनसे मैं एफिलिएटेड हूँ, वो मेरी हेल्प करते हैं, इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, उनके फिजियोस थे, मसूस थे। हम यही देखते हैं कि भाई देखो सुबह उसने 3 इवेंट किए, शाम को आ रहा है 2 इवेंट कर रहा है, लेकिन उसके बीच में उस आदमी को फिक्स करने में, उसको पानी पिलाने में और मसाज करने में, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा ये बिहाइंड द सीन्स एक्चुअल वर्क है जो हाईलाइट नहीं हो पाता और वो दिखता नहीं है। हमें बस लगता है भाई एथलीट नहीं आ रही है तो अपनी परफॉर्मेंस से थोड़ा पीछे की, आगे क्या हम कमेंट बाजी में ज़्यादा लग जाते हैं, लेकिन वो पीछे की जो माइन्यूट डिटेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस एस्पेक्ट से देखा जाए तो एक छोटी सी चीज़ मुझे बताइए कि एक क्रिकेटर बनने के सफ़र से लेकर के ये हाई जंप और उसके बाद डीकैथलॉन, क्योंकि शुरू में शायद हम जानते हैं आपको क्रिकेटर बनना था और फिर आपके जो टीचर थे उन्होंने भी आपको थोड़ा सपोर्ट किया, वो कैसी रही थोड़ी सी? अगर अभी भी मुझे क्रिकेटर ही बनना है। जब भी मैं जैवलिन फेंकता हूँ मैं सोचा अगर यही 140 केस की बॉल होती तो आज शायद मैं किसी IPL टीम के लिए खेल रहा होता। तो क्रिकेट तो मेरा सबसे मतलब रियलिटी यही है कि क्रिकेट मेरा सबसे पहला लव है और मेरा सबसे पहला पैशन है। मेरे को क्रिकेट देखना बहुत अच्छा लगता है, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं क्रिकेट का। तो क्रिकेट तो है ही मेरा फेवरेट स्पोर्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है देखना, खेलना, सब कुछ। बट सफ़र जैसे यूजुअली ऐसा होता है कि या तो आप किसी चीज़ के लिए बहुत इंक्लाइंड तभी होते हैं जब आप उसमें अच्छा कर रहे होते हैं, या फिर आपको सच्ची में उससे लगा होता है। मेरे केस में ऐसा था कि मैं शायद जब मैंने हाई जंप करना शुरू किया, हम जब स्कूल में थे 8वीं 9वीं क्लास में थे, तो हमारे कोच ने बोला कि तुम क्रिकेट तो खेलते हो, अच्छा खेलते हो, लेकिन अगर आपने आगे फ्यूचर में अच्छा करना है तो आपको फिटनेस आपकी अच्छी होनी चाहिए, बॉल के पीछे भागने की तो स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो तब एथलेटिक्स थोड़ा बहुत शुरू करना शुरू किया और फिर वहाँ से फिर जब अच्छा होते गया तो इम्प्रूवमेंट आती गई। तो अब आगे हम आपको डीकैथलॉन के अंदर पूरा देखेंगे या हाई जंप की तरफ ही हम आपको देख पाएंगे? ये तो बहुत अच्छा सवाल है। फ्यूचर में मतलब मेरा गोल है पेरिस में, खासकर पेरिस ओलंपिक्स में। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी हाई जंप में मैं अच्छा कर रहा हूँ, मेरी वर्ल्ड रैंकिंग काफ़ी हाई है, तो पेरिस ओलंपिक्स में हाई जंप में क्वालिफाई करने का चांस है। बट इन द फ्यूचर उसके बाद यदि हम आगे देखें, अगले 3-4 साल लॉन्ग टर्म प्लान में देखें, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब थोड़े मेरे जो वीक इवेंट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होने शुरू हो जाएंगे, तो मैं अच्छा स्कोर करने की कैपेबिलिटी रखता हूँ, कैपेसिटी रखता हूँ, तो इवेंचुअली आप ज़रूर देखेंगे कि मैं डेकैथलॉन में शिफ्ट कर रहा हूँ। अभी आपने देखा होगा कि मैं जो ये शिफ्ट आया ही है डेकैथलॉन का, जितना भी हम बोलें जो भी करें, एक कंट्री का नेशनल चैंपियन बनना किसी दूसरे इवेंट में कोई छोटी बात नहीं होती। तो आई थिंक वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि नए इवेंट को पकड़ के मैं करा और अच्छा किया। अच्छा, जब कंपटीशन होता है तो एथलीट तैयारी करता है, जम के मेहनत करता है, पसीना बहाता है और जीतता भी है देश के लिए मेडल, लेकिन जब आप कंपटीशन नहीं तैयारी कर रहे होते हैं, जो ब्रेक टाइम होता है बीच में, उस दौरान आप अपनी फिटनेस को कैसे मेंटेन करते हैं और खुद को मोटिवेटेड कैसे रखते हैं? नहीं, हम भी आम इंसान ही है जी, एथलीट कोई क्या आप चीट मील भी करते हैं? आप चीट मील वगैरह लेते हैं? सारी चीज़ें करता हूँ, चीट मील, कोका कोला वगैरह सब पीता हूँ, मेरे को ऐसा वो नहीं है। बट ये है कि जब आपका एक एंड गोल है, हम मतलब जैसे हमारे कोच हैं, वो एक बहुत सिंपल सी बात बोलते हैं, वो कहते हैं कि जो जैसे आप पेट्रोल पंप में जाते हो तो उसमें 3 प्रकार के फ्यूल होते हैं, एक तो नॉर्मल वाला होता है, फिर उसका हाई ऑक्टेन होता है। तो कह रहा है अगर यदि तुम्हारे पास रोल्स रॉयस इंजन है तो उसमें तुम सबसे सस्ती वाली तेल तो डालोगे नहीं, तुम महंगा वाला डालोगे, तो तुम ये सबको क्यों पीते हो? अगर तुम इस लेवल पे कम्पीट कर रहे हो जहाँ पे सिर्फ वर्ल्ड में कुछ चंद लोगों के साथ आपका कॉम्पिटिशन है, जो एपिटोम ऑफ फिटनेस या पिनिकल ऑफ स्पोर्ट में अगर आपको कम्पीट करने की आपकी इच्छा है, तो आप एक रोल्स रॉयस की तरह अपने आप को सोचिए। और आप रोज़ रोज़ में कभी सस्ता तेल डालेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मतलब बीच बीच में आपको मोटिवेट करती हैं और आप के हाथ में यहाँ तक, और खासकर मैं दिल्ली से हूँ तो मुझे छोले भटूरे ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। जी, साउथ से हैं, साउथ कैंपस में, शायद साउथ दिल्ली में रहते हैं आप? तमिलनाडु से, हाँ, मैं साउथ दिल्ली बोल रहा हूँ। पेरेंट्स तमिलनाडु से हैं बट मैं रहता पला बड़ा सब कुछ दिल्ली में हूँ। तो साउथ दिल्ली में मुझे नहीं पता आप कितने वेल वर्स्ड है वहाँ तो पे। दिल्ली के जो लड़के मस्ती करते हैं दिल्ली में, वो सब आपने करी है? छोले भटूरे और छोले कुलचे ये सब मेरे बहुत फेवरेट हैं, तो इनकी आप याद अभी ना ही दिलाएं तो अच्छा रहेगा। तो अब एशियन गेम्स के लिए पूरी तरह से फोकस है और क्या पेरिस ओलंपिक्स पे भी अब पूरा ध्यान होगा अगले साल होने वाला? जैसे सर अभी तो खैर आज का गोल था क्वालिफाई करना और एक तरीके से हो गया, तो अब बस गोल है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो और अपना रिकवरी को बढ़ाओ। एशियन चैम्पियनशिप्स आ रहा है 1 महीने के अंदर, तो वो नेक्स्ट गोल रहेगा। एशियन गेम्स का जैसे मैंने बोला एक पड़ाव था वो हो गया, अब अगला एशियन गेम्स एक्चुअल कंपटीशन सिर्फ सितंबर में, तो उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब ये है कि वहाँ तक अपनी फिटनेस वगैरह को कैसे मेंटेन किया जाए। बट फ्रॉम अ करंट स्टैंड पॉइंट अगला गोल ये रहेगा कि पहले रूम पे जाओ, खाना पीना करो, थोड़ा डिनर करो, लंबा कंपटीशन था, डीब्रीफ थोड़ा सा खुद के लिए मैं नोट्स लिखता हूँ, देखता हूँ कि मैंने क्या परफॉर्मेंस की, कहाँ अच्छा किया, कहाँ खुद आप जर्नलिंग भी करते हैं जो डेली बेसिस? वो बहुत सर सीख, लर्निंग कभी, लर्निंग नेवर स्टॉप्स, इट डजंट मैटर इफ यू आर नेशनल चैंपियन और ओलंपिक चैंपियन,
लर्निंग ऑलवेज कंटिन्यूस। तो अगर आपने इंप्रूव करना है तो फिर लर्न तो करना पड़ेगा। यदि सपना है एशियन गेम से मेडल लेने का, तो बिना मैं इस परफॉर्मेंस से सीख के कैसे ले सकता हूँ? तो जाके कम से कम आधा पौना घंटा देखना है, कहाँ क्या किया अच्छा, क्या नहीं किया, कहाँ इंप्रूवमेंट की स्कोप है, क्या है, तो वो सब चीज़ें करने के एक बाद। सवाल और इस पे छोटा सा करना चाहूँगा आपसे, क्योंकि हमने 2 दिन में एक अलग सी बॉन्डिंग आप सभी एथलीट्स में देखने को मिली है, जो पार्टिसिपेंट भी थे। कैसे आप देखते हैं, क्योंकि एक समय आप जब गेम्स में परफॉर्म करते हैं तो कई दिनों तक एक साथ रहते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 दिन थे, कैसे वो बॉन्ड बना? वही सर, जैसे मैंने बोला कि खासकर डेकैथलीट्स में एक अलग ही बॉन्डिंग बन जाती है, स्पेशली इन अ कॉम्पिटिशन। क्योंकि जैसे मैंने बोला 100 मीटर से यदि हम कंपेयर करें तो छोटी सी रेस होती है, 10 सेकंड की होती है। मैं टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम देयर जी, एफर्ट, जी। बट रेस है, सब लोग एक्साइटेड होते हैं, देखते हैं, खत्म हो जाता है, बस T20 क्रिकेट के जैसे। लेकिन टेस्ट मैच देखने बहुत कम लोग आते हैं, क्योंकि वो स्पोर्ट का एसेंस ही वही है। तो वैसे ही डेकैथलीट्स में क्या होता है कि 2 दिन कंपटीशन, धूप में थके हारे, शाम को लोग आ जाते हैं, थोड़ा वेदर है अच्छा है, दिन में दोपहर में 12 बजे आपको लगता है कोई आएगा देखने के लिए? किसी को नहीं है। और वैसे भी ऐसा नहीं कि हम डेकैथलीट पे बहुत ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं यहाँ पे, तो देखने इतने कम लोग आते हैं। तो आसपास में ही हम एक दूसरे को चीयर करा, मोटिवेट करा, क्योंकि हमें पता है कि हम एक दूसरे उसी में हैं, सब ने उतनी मेहनत की है, सब उसी के थ्रू गो थ्रू कर रहे हैं जिसके थ्रू हम गो थ्रू कर रहे हैं। सो वैसे ही हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और ऐसे ही होता है हर कंपटीशन में होता है, चाहे इंडिया में हो चाहे बाहर हो। एक डेकैथलीट्स की अलग ही कम्युनिटी होती है जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, अपलिफ्ट करते हैं, उठाते हैं। तो जब एथलीट्स को, जैसे कि आपने बहुत अच्छा पिछले साल बर्मिंघम में भी परफॉर्मेंस था, अभी भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आता है, लगातार अभी इसी तरह अच्छा करते रहे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब आप सक्सेस मिलने लगती है तो सोशल मीडिया पर भी बहुत वाहवाही होती है, लोग जुड़ते हैं आपके साथ। तो उस दौरान कैसे आपको पूरी तरह फोकस वर्क पे रख पाते हैं, क्योंकि कई बार थोड़ा ध्यान भटक भी जाता है उस दौरान? मतलब ठीक है सर, सोशल मीडिया आई थिंक एक बहुत अच्छा मीडियम होता है बहुत लोगों के लिए, और कई लोगों के लिए जो उसमें उसके थ्रू एक लाइवलीहुड भी बनाते हैं। और आजकल के डेट में तो सोशल मीडिया बहुत हेल्पफुल भी होता है, आपको बहुत चीज़ें, वर्ल्ड को कनेक्ट करने में आपको एक हेल्प देता है। बट वो आपके अब आपके ऊपर है ना कि आप उसको कैसे डील करते हैं। तो जस्ट बिकॉज आपके डिस्पोजल में कुछ है तो वो आपको ख़राब नहीं करता। अगर आपके सामने सिगरेट रखी है, आप उसे फूकेंगे, तो वो आपके ऊपर है कि आप उसे कितना कंज्यूम करें। प्रोडक्ट तो वही है, तो सोशल मीडिया भी वैसे ही है, और हमारे ऊपर है कि हम कितना उसे कंज्यूम करें, कितना नहीं करें। तो अगर आप उसे अफेक्ट करते हो, आपको अफेक्ट करने में, तो फिर वो आपकी प्रॉब्लम है। आपने थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए अपने आप को अफेक्ट करने से। तो मैं उस एंगल से सोचता हूँ कि सोशल मीडिया ख़राब नहीं है, हम ख़राब हैं अगर हम उसको अफेक्ट करने दे रहे हैं हमारे को। उसको अगर आप अच्छे माध्यम की तरह यूज़ करें तो वो बहुत हेल्पफुल हो सकता है आपको और प्रमोट करने में और वर्ल्ड को कनेक्ट करने में। एक सवाल आपसे जयश्वन ये भी जानना चाहूँगा कि कलिंगा स्टेडियम को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ प्रोवाइड की जाती है, ना सिर्फ एथलेटिक्स में बल्कि यहाँ पर फुटबॉल भी मैचेस हो रहे हैं, टूर्नामेंट चल रहा है, और हॉकी के लिए भी शानदार स्टेडियम तैयार किया गया है। मतलब मैं तो, मेरा पहली बार ही है उड़ीसा में। बचपन में मैं एक बार आया था, पूरी गया था जब मैं, तो उड़ीसा में तो मेरा पहली बार है। बट टीवी में बहुत मैंने देखा है, सुना है, स्पेशली इन द रीसेंट ईयर्स जितना पुश उड़ीसा गवर्नमेंट कर रही है, और उड़ीसा में जो स्पोर्ट्स के लिए, और खासकर हॉकी वर्ल्ड कप भी यहाँ पे होस्ट हुआ था। तो ये सब एक बहुत बड़े इवेंट होते हैं जो मतलब होस्ट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। और इतने स्तर का एक एफर्ट कंपटीशन जब आप होस्ट करते हैं तो एक अलग ही दिखता है, झलकता है। हम बात तो कर रहे हैं यहाँ पे नेशनल चैंपियनशिप्स की, लेकिन ये भी देखना ज़रूरी है कि उसके बीच में फुटबॉल का कंपटीशन हो रहा है, और देखिए वो पिच को अभी वाटर करने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि कल शायद उनका फाइनल्स है। तो इन सबको मैनेज करने के लिए 2-2, 3-3 इवेंट साथ में एक ही ग्राउंड में चल रहे हैं, इतने बड़े बड़े स्तर के। तो उसके लिए तो जो स्टाफ काम कर रहा है उसको ही वो करना सराहनीय देनी चाहिए, क्योंकि उनको रिकग्नाइज़ करना चाहिए जितना वो एफर्ट कर रहे हैं। देखिए रात के अभी 11-12 बज रहे हैं, हम तो खेल के चले जाएंगे, घर जाके सो जाएंगे, लेकिन ग्राउंड्स में जो लगे हुए हैं अपना पिच को रेडी कर रहे हैं कल हमारे एक्सपीरियंस को और बेहतर करने के लिए। तो आई थिंक ये जो चीज़ें हैं ये बहुत लॉन्ग वे जाती हैं। हम तो आते हैं, खेलते हैं, मेडल पहन के चले जाते हैं, बट ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं दे एड अप टू मेक आवर एक्सपीरियंस वेरी एक्साइटिंग। लास्टली कोई स्पेशल मैसेज आप देना चाहेंगे फैंस जो यहाँ पर सपोर्ट कर रहे थे आपको, और जो देख रहे हैं फैंस उनके लिए? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि एथलेटिक्स जैसे स्पोर्ट को, और ख़ासकर जब हमारे कंट्री में नीरज चोपड़ा जैसे ओलंपिक मेडलिस्ट आए हैं, श्रीशंकर जैसे मेडलिस्ट कंसिस्टेंटली वर्ल्ड लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक स्पॉटलाइट हमारे एथलेटिक्स जैसे स्पोर्ट में भी पड़ रहा है। तो कॉन्स्टेंटली एथलेटिक्स को भी सपोर्ट कीजिए, एथलीट्स भी चाहते हैं, और एक अलग ही मोटिवेशन मिलती है जब लोग देखते हैं, ताली बजाते हैं, चीयर करते हैं, पहचानते हैं एयरपोर्ट में। इन सब चीज़ों से एक अलग ही मोटिवेशन मिलता है, और एक एक्साइटमेंट फील होता है, और अच्छा करने की भावना आती है कंट्री के लिए, क्योंकि हम भी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बिल्कुल बहुत चेंज आया है, स्पेशली आफ्टर नीरज चोपड़ाज अचीवमेंट, और वो हम सबके लिए एक मार्गदर्शन की तरह, हम सारे एथलीट्स उनको मानते हैं। तो ऐसे ही आप हमको कंटिन्यू कीजिए, सपोर्ट करना, प्यार करना, चाहे फिजिकली भी नहीं तो सोशल मीडिया में ही सही। तो और हम देखते हैं कि आजकल इंटर स्टेट जैसे नेशनल चैंपियनशिप्स को भी सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है। तो ऐसे ही कंटिन्यू होता रहेगा, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि
जो सपना है कि भाई इंडिया एथलेटिक्स में पावर हाउस बन सकता है, वो एक्चुअली पावर हाउस बन सकता है, और सिर्फ जैवलिन थ्रो में नहीं बल्कि हर इवेंट में, और अच्छा कर सकता है। तो यही मेरा। चलिए, उम्मीद करते थे तेजस्विन की एशियन गेम्स में भी और आने वाली सभी गेम्स में आप बेहतर परफॉर्मेंस करें और देश के लिए मेडल लेकर के आएं। थैंक यू जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।